हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमूल छिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम नोबेल पीस प्राइज जो मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर एक एडिटोरियल आया है, तो उस पर बात करेंगे। विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, बट बिफोर दैट वी विल हैव अ लुक एट 10 डिफरेंट वर्ड्स दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न। और फिर उसी पे आपके लिए क्लोज टेस्ट और अंत में एक पैराजंबल आपके लिए लाया हूं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। चलो, क्या है हमारे पास आज? सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास आज वो है फैनफेयर। फैनफेयर, फैनफेयर का मतलब क्या होता है? फैनफेयर का मतलब होता है बहुत गाजा बाजा करना, बहुत धूमधाम से कुछ करना, है ना। गाजा बाजा, धूमधाम, दैट इज कॉल्ड फैनफेयर। देखो सेंटेंस, द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड, द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड विथ मच फैनफेयर। बहुत गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। ड्यूरिंग अटेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द, सॉरी ड्यूरिंग ड्रॉइंग अटेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडस्ट्री, जिससे इतने गाजे बाजे के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया कि सारी इंडस्ट्री की नजर उस पर पड़ ही गई, उस प्रोडक्ट पे। समझ गए? तो मीनिंग देखो क्या होगा। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी ऑफन सराउंडिंग एन इवेंट और अनाउंसमेंट, है ना। बहुत बार आपने देखा होगा किसी मूवी को, जब मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है तो बहुत गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ रिलीज होता है और बाद में वो मूवी पिट जाती है, ऐसा हो सकता है ना। तो फैन फेयर का मतलब गाजा बाजा, धूमधाम। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सेलिब्रेशन के साथ स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब बहुत बड़ा, भव्य, दिव्य कुछ तो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना, दैट इज अ स्पेक्टेकल। फ्लरिश मतलब बढ़ना, ग्रो होना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? साइलेंस, शांति से कर देना अपना काम। क्वाइट या अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट मतलब जितना जरूरी है उतना भी नहीं करना, कम करना। ठीक है, दैट इज एन अंडरस्टेटमेंट। क्लियर? क्लियर हो गया। फैनफेयर, गाजा बाजा, धूमधाम। चले, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्केलिंग अप। स्केल अप इज अ फ्रेज, है ना। स्केल अप, स्केलिंग अप इज अ फ्रेज, फ्रेजल वर्ब है ये, है ना। स्केल अप मतलब बढ़ाना। आपको अपनी बिजनेस को स्केल अप करना है। स्केल अप करना है मतलब ग्रो करना है, बढ़ाना है। देखो सेंटेंस, द कंपनी इज स्केलिंग अप इट्स ऑपरेशंस टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। डिमांड ज्यादा है, इसलिए फिर कंपनी क्या कर रही है? अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर रही है, ग्रो कर रही है, बढ़ा रही है। देखो इसका मीनिंग क्या होगा। टू इंक्रीज और एक्सपांड समथिंग इन साइज, नंबर और स्कोप। टाइम में इंक्रीज करना है, एक्सपांड करना है, किस चीज में? नंबर या स्कोप में, राइट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्सपांडिंग, इंक्रीजिंग यानी बढ़ाना, इनलार्ज करना, तीनों चीज देखो बढ़ाने से रिलेटेड है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिड्यूस करना, स्केलिंग डाउन या श्रिंकिंग। श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, स्केल डाउन मतलब कम करना, और रिड्यूसिंग मतलब तो कम करना, आपको पता ही है। ठीक है। तो स्केलिंग अप बहुत सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है। क्या मतलब है स्केलिंग अप का? ग्रो करना, बढ़ाना। ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सोमरसॉल्ट। सोमरसॉल्ट सुना होगा आपने? सोमरसॉल्ट सुना है? वो WWE आता था, उसमें सोमरसॉल्ट। सोमरसॉल्ट मतलब ऐसी ऐसी कलाबाजी करना, वो उल्टा जंप करना, दैट इज कॉल्ड समरसॉल्ट। एकदम उल्टा कुछ तो भी कर देना, दैट इज समरसॉल्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में वो किस तरह से यूज होता है? ऐसी चीज के लिए जहां पे आप कंप्लीटली पलट जाते हो अपनी चीज से, है ना, अपनी बात से, अपने काम से एकदम उल्टा कर कुछ तो भी कर देते हो, दैट इज समरसॉल्ट। देखो सेंटेंस, द पॉलिटिशियंस सडन पॉलिसी समरसॉल्ट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसने डिसीजन लिया हमको ऐसा ऐसा, हमको लेट से कुछ करना है, और कुछ दिन बाद ऐसा ध्यान में आया कि उन्होंने उल्टा ही कुछ तो भी कर दिया, है ना, तो उससे लोग कंफ्यूज हो गए। तो वो उल्टा ही कुछ तो भी कर देना इज कॉल्ड समरसॉल्ट, पूरा उलट देना चीज को। देखो मीनिंग, अ कंप्लीट टर्न इन द एयर यूजुअली विद द बॉडी इन अ टक पोजिशन और अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। कंप्लीटली उल्टा कुछ तो भी कर देना या कलाबाजी करना, उल्टी जंप मारना, उसको भी समरसॉल्ट कहते हैं। उलाटी मारना होता है ना, दैट इज कॉल्ड समरसॉल्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फ्लिप कर देना, इमेज फ्लिप करते हो ना, लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट, वर्टिकली फ्लिप कर देते हो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। रोल करना, पूरा पलट देना। रिवर्सल करना, उल्टा कर देना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा रहने दो, स्टेबल, स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, है ना, जैसा है वैसा ही रखना। समझ गए? सोमरसॉल्ट का मतलब उल्टा कर देना।
उलाटी मारना, दैट इज समरसॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस करना, कुछ तो भी ऐलान करना किसी चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम। घोषणा करना या ऐलान करना। देखो, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड द न्यू रिफॉर्म्स विद ग्रेट एंथुजियाज्म। बहुत उत्साह के साथ प्रेसिडेंट ने उनके जो नए रिफॉर्म्स थे उसे प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम किया मतलब घोषणा की उसकी, अनाउंसमेंट की उसकी। ठीक है, देखो मीनिंग क्या है इसका, टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली और ऑफिशियली इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना या ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, अनाउंस करना मतलब घोषणा करना है ना, डिक्लेयर का भी मतलब आपको मालूम है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, एक ही चीज से बहुत लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यानी बहुत लोगों तक मैसेज एक चीज से, एक ही जगह से पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉड और कास्ट मतलब लोगों तक पहुंचाना, दैट इज कास्ट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, विस्पर, तो भी कान में खुसफुसाना, दैट इज कॉल्ड विस्पर, है ना। कंसील करना या हाइड करना, दोनों का मतलब है छुपा के रखना। ठीक है, तो छुपा के रखना ये एंटोनिम हो गया किसका, प्रोक्लेम का। प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना, अनाउंस करना। क्लियर, चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कन्फ्रंटेशनिस्ट। कन्फ्रंटेशन से, कन्फ्रंट ये वर्ड है, कन्फ्रंट से बना कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन को आईएसटी लगेगा, कन्फ्रंटेशनिस्ट। तो कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, आमना सामना करना। ठीक है, फेस करना किसी को, यानी सामना करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंट करना। ठीक है, उसी का नाउन फॉर्म क्या हो गया, कन्फ्रंटेशन। ठीक है, सामना करना, कन्फ्रंटेशन। और जो सामना करता है हमेशा उसे कहते हैं कन्फ्रंटेशनिस्ट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सामना करने के लिए तैयार हो। सामना करने के लिए मतलब वो व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है उसे कहेंगे हम कन्फ्रंटेशनिस्ट। कुछ लोग होते हैं ना, वो झगड़ालू प्रवृत्ति के, बस उनको तो बस ऐसा चाहिए कुछ हो जाए, वो चांस देखते रहते कि कहीं कुछ चांस मिल गया लड़ने का तो बिल्कुल छाती तान के लड़ने के लिए तैयार। वो लोगों को क्या बोलेंगे हम, उन लोगों को बोलेंगे हम कन्फ्रंटेशनिस्ट। राइट, देखो सेंटेंस, हिज कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड मेड नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। निगोशिएशंस डिफिकल्ट हो गए, क्यों, क्योंकि उसका एटीट्यूड कैसा था, कन्फ्रंटेशनिस्ट था। भाई कुछ हो गया तो लड़ने के लिए तैयार। ऐसे व्यक्ति से कौन निगोशिएट करेगा, है ना, कोई निगोशिएट नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति से। समझ गए, फिर कन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब झगड़ालू, लड़ाकू। देखो मीनिंग इसका, अ पर्सन और अप्रोच इंक्लाइन टूवर्ड्स कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना, एंड कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई, रादर देन पीस। इनको शांति पसंद नहीं होती, इनको बस लड़ना है, चांस देखते रहते हैं बस कहीं लड़ने का चांस मिल जाए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एग्रेसर मतलब जिसमें एग्रेशन है ना, हमेशा गुस्सा होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। कॉम्बैटिव लड़ाकू। बिलीजरेंट, बिलीजरेंट मतलब अगेन एग्रेसिव। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार व्यक्ति। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, पीस मेकर जो शांति कराए लोगों में, कंसिलिएटरी संभाल ले चीजों को, है ना, मीडिएटर जो मध्यस्थी कराए। ठीक है, तो कंसिलिएटरी या मीडिएटर ये लोग, कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन हमने वर्ड देखा था आपको अगर याद होगा कुछ दिन पहले, रिकंसिलिएशन, तो वो कंसिलिएटरी का ही, कंसिलिएट ये वर्ड है, रिकंसिलिएट एक वर्ड है। रिकंसिलिएट मतलब झगड़े हो गए और उसके बाद सुलह कर ली, तो सुलह करना मतलब कंसिलिएशन हो गया, तो सुलह कर लेने वाला। सुलह कराने वाला मतलब मीडिएटर जो मध्यस्थी कराता है। ठीक है, पीस मेकर अगेन मीडिएटर का जैसा ही होता है, शांति प्रस्ताव लेकर। अभी यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है, भारत एक प्रयास कर रहा है कि पीस मेकर की भूमिका निभाए, कि बात करे दोनों कंट्री से और कहे भाई लड़ना सही बात नहीं है, जरा शांति से काम लो। समझ गए, कन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब लड़ाकू, झगड़ालू। चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टैबू। टैबू, टैबू का मतलब होता है ऐसी चीज जो समाज के तौर पे या सामाजिक हमारी सिस्टम में वर्जित है करना, या जिसे जिसे मान्यता नहीं है। जैसे हमारे समाज में गोमांस खाना ये वर्जित है, मान्य नहीं है ना। नॉनवेज खाएंगे लोग लेकिन गोमांस खाना वर्जित है।
तो वैसे ही तो उसे हम टैबू कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो समाज में जिसे मान्यता नहीं है, दैट इज टैबू, राइट। चलो क्या होगा सेंटेंसेस का, इन सम कल्चर्स डिस्कसिंग पर्सनल फाइनेंसेस इज कंसिडर्ड टैबू। कुछ ऐसे कल्चर्स है जहां पे पर्सनल फाइनेंस को लोगों में पब्लिकली डिस्कस करना इसे टैबू समझा जाता है। टैबू मतलब यार मान्य नहीं है, वर्जित है, ये चीज नहीं करनी चाहिए आपने। तो ऐसी किसी चीज को करना इज कॉल्ड टैबू। देखो इसका मीनिंग, अ सोशल और कल्चरल प्रोहिबिशन, यानी रिस्ट्रिक्शन किसी चीज पे, जो चीज को मान्यता नहीं है वो, या रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, लेकिन देखो ये लीगली नहीं होते, ये सोशल या कल्चरल होते हैं, ठीक है। हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, प्रोहिबिशन, बैन या रिस्ट्रिक्शन, मनाही किसी चीज। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, एक्सेप्टेंस, ठीक है, मान्यता है, परमिशन है, या वो करने की आपको आजादी है, फ्रीडम है, स्वातंत्र्य है। समझ गए मतलब। तो टैबू का मतलब क्या, कोई चीज अमान्य होना या वर्जित होना, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। क्लियर, अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परपिट्रेटेड। परपिट्रेटेड, परपिट्रेट से आया है, परपिट्रेट। परपिट्रेट ये जो वर्ड है ये वर्ब है, का नाउन फॉर्म है परपिट्रेटर। परपिट्रेट मतलब गुनाह करना, और परपिट्रेटर मतलब गुनहगार। जो गुनाह करता है वो परपिट्रेटर हो गया, और गुनाह करना उसे कहेंगे परपिट्रेट। तो यहां अगर परपिट्रेटेड है मतलब गुनाह किया गया है, ठीक है, पास्ट टेंस। देखो सेंटेंस, द क्रिमिनल परपिट्रेटेड अ सीरीज ऑफ थेफ्ट्स अक्रॉस द सिटी। क्रिमिनल ने क्या किया, परपिट्रेट किया। परपिट्रेट किया मतलब गुनाह किया। कौन सा गुनाह किया, सीरीज ऑफ थेफ्ट्स, बहुत सारी चोरियां की, ठीक है। देखो मीनिंग इसका, टू कैरी आउट और कमिट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्शन। इतना बड़ा मीनिंग ध्यान में रखने से अच्छा गुनाह करना, इतना याद रखो, किसी भी प्रकार का गुनाह करना मतलब परपिट्रेट करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कमिट करना कुछ तो भी, एग्जीक्यूट करना, कोई एक्शन बना है उसे एग्जीक्यूट करना, या परफॉर्म करना, ठीक। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, उस चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, एब्सटेन करना, या सीज करना। प्रिवेंट मतलब होने से रोकना, एब्सटेन करना मतलब चीजों से दूर रहना, और सीज मतलब रोक देना चीजों को, ठीक है। तो परपिट्रेट का मतलब समझ गए, परपिट्रेट मतलब क्या होता है फिर, गुनाह करना, ठीक है। और परपिट्रेटर हो बोले तो गुनहगार हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब है चीजों को आत्मसात करना, है ना, अपने खुद फॉलो करना, उस चीज को समझ लेना, आत्मसात करना, है ना। जैसे बात संस्कारों की होती है, संस्कार सिखाए नहीं जा सकते, संस्कारों को इम्बाइब करना होता है, मतलब वो जहां जहां मिलते हैं वहां वहां से लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है खुद से, है ना, उन्हें आत्मसात करना होता है, दैट इज कॉल्ड इम्बाइब। देखो सेंटेंस, ओवर द ईयर्स ही इम्बाइब्ड मेनी टीचिंग्स फ्रॉम हिज मेंटर्स। बहुत सालों तक उसने बहुत सारी टीचिंग्स अपने मेंटर्स से इम्बाइब की, खुद सीखी है, ठीक है, उसने आत्मसात किया है, उसे फॉलो करना शुरू किया है। देखो मीनिंग इसका, टू एब्जॉर्ब और टू टेक इन नॉलेज, आइडियाज और सब्सटेंसेस, यूजुअली थ्रू ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग यानी वो ड्रिंकिंग नहीं, पीने से नहीं है ना, एब्जॉर्ब करना है। सिनोनिम्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, टेक इन या एसिमिलेट, खुद में समा लेना उसको, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, रिजेक्ट कर देना, एक्सपेल करना, या डिस्कार्ड करना। देखो आपके टीचर्स किस तरह से बर्ताव करते हैं, आपसे किस तरह से बात करते हैं, बहुत बार उसका इन्फ्लुएंस आप पे होता है ना, वो चीज़ें आप लेने की कोशिश करते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप भी उसी तरह से बात करने की, उसी तरह से बर्ताव करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्बाइबिंग क्वालिटीज, है ना। या आपके पेरेंट्स से बहुत सारी ऐसी चीज़ें है होती है, आपके पेरेंट्स के, आपसे, आपकी माँ से, आपके पिताजी से, वो आप चीज़ें आत्मसात कर लेते हो, है ना, उसी तरह से फिर आप भी बिहेव करने लगते हो, सोचने लगते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू इम्बाइब। समझ गए, क्लियर। चलो देन वी हैव अ वर्ड कॉल्ड सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है किसी चीज का दिखावा, आप जैसे नहीं हो फिर भी उस अलग तरीके से, जैसे भी नई तरह से आपको खुद को शो करना है, तो उसे कहेंगे सेम्बलेंस करना, ठीक है। तो सेम्बलेंस ये नाउन हो गया,
ठीक है, देखो सेंटेंस, डिस्पाइट द केओस ही मैनेज्ड टू मेंटेन अ सेम्बलेंस ऑफ काम। चारों तरफ केओस था मतलब गड़बड़ थी, ठीक है, शोरगुल था, लेकिन उसने खुद को कैसे शो किया, कि मेंटेन्ड अ सेम्बलेंस ऑफ काम, लेकिन उसके चेहरे पे एकदम शांति थी, वो एटलीस्ट दिखावा तो ऐसे ही कर रहा था कि वो शांत है। मीनिंग देखो क्या होगा इसका, द आउटवर्ड अपीयरेंस है ना, बाहर से आप कैसे दिखते हो, दिखावा, बेस्ट वर्ड इज दिखावा, और फॉर्म ऑफ समथिंग स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट, सत्य कुछ और है लेकिन दिखावा किसी और चीज का हो रहा है, दैट इज सेम्बलेंस। देखो सिनोनिम्स, अपीयरेंस, फसाद, फसाद का मतलब होता है दिखावा, है ना, कोई ऐसी, जनरली फसाद उस चीज के लिए होता है, कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की जो सामने की दीवार है उसे कहते हैं फसाद, पीछे बिल्डिंग बहुत ही बुरी है लेकिन सामने की दीवार बहुत अच्छी है, तो वो जो सामने की दीवार होती है उसे कहते हैं फसाद, जो दिखावा होता है ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड फसाद। लाइकनेस यानी सिमिलैरिटी, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, रियलिटी सत्य, डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट विरोधाभासी, ठीक, कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो सेम्बलेंस का मतलब क्या होगा फिर, दिखावा, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, है ना, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, मतलब विलिफिकेशन। देखो सेंटेंस, द मीडियाज विलिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिशियन डैमेज्ड हिज रेपुटेशन इररेपरेबली। मीडिया में एक पॉलिटिशियन की इमेज को इतना खराब किया गया कि उसको ऐसा डैमेज पहुंचा कि जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी बहुत निंदा की गई, उसको बहुत नीचा दिखाया गया। देखो मीनिंग इसका, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन एन अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर, मतलब लिटरली गालियां देके निंदा करना, दैट इज कॉल्ड विलिफिकेशन। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डिफेमेशन है ना, बदनाम करना, बदनाम करना किसी को, स्लैंडर मतलब किसी के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली बुरा भला कहते रहना, मलाइन करना किसी को, मलाइन करना मतलब इमेज खराब करना किसी की, है ना, मलाइन करने का मतलब क्या होता है, किसी की इमेज खराब करना, उसे बदनाम करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, प्रशंसा करना, तारीफ करना, कमेंडेशन अगेन पीठ थपथपाना, तारीफ करना, फ्लैटरी सब अच्छा अच्छा कहना किसी के बारे में, समझ गए। तो विलिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी को, किसी की निंदा करना, बदनाम करना किसी को, ठीक है। एक्सक्यूज मी। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, अच्छा चलो, तो वी हैव दीज 10 वर्ड्स, आपको क्या करना है अभी, इन 10 वर्ड्स पे आपके लिए क्लोज टेस्ट लाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन, ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द आर्टिकल। तो आज का जो आर्टिकल है वो है अ नोबल लेसन इन टाइम ऑफ वॉर। वॉर सभी जगह चल रहा है लेकिन नोबल प्राइज उसमें दिया गया है, तो आज उस पर चर्चा है, तो आप पहले पार्ट को पढ़ लो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, गो थ्रू इट।
चलो डन, पढ़ लिया। हाँ, क्या दिया है अभी इस पार्ट में, देख पहला ही पार्ट है, सॉरी पहला पार्ट क्या है, अ नोबल लेसन इन टाइम ऑफ वॉर। The Nobel Peace Prize 2024 has been awarded to an organization that has since its founding in 1956। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जो 1956 में जिसकी स्थापना हुई थी, है ना। वर्ड फॉर व्हाट मिलन कुंदेरा कॉल्ड द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। एक ऐसी संस्था को मिला है जिसकी नींव 1956 में रखी गई थी, और मिलन कुंदेरा नाम के एक व्यक्ति है, वो क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये इट डज स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग, यानी मेमोरी को आपके ताकत देती है, उसको स्ट्रगल कराती है इसके अगेंस्ट, फॉरगेटिंग के अगेंस्ट, कि कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, उसे आपने भूलना नहीं है। दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज, वो आपको भूलने नहीं देती जो आपके साथ बुरा हुआ है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, निहॉन हिंदानक्यो, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, निहान हिंदानक्यो। preserves testimonies and memories of the survivors called Hibakusha of the only 2 nuclear weapon attacks in human history at Hiroshima and Nagasaki। तो निहॉन हिंदानक्यो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, जो सर्वाइवर्स है किसके, जापान में आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में 2 ही न्यूक्लियर अटैक हुए, एक हुआ हिरोशिमा में, दूसरा हुआ नागासाकी में। इन न्यूक्लियर अटैक्स के जो सर्वाइवर्स है उनकी जो टेस्टिमनीज है, यानी उनकी जो यादें हैं, मेमोरीज है, उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में, उसको प्रिजर्व करती है, उसको वो संभालती है और नया कलेक्ट करती है, यानी वो भूलने नहीं देती कि आपके साथ जो बुरा हुआ है, ठीक है, तो और इसे वो संभाल के रखती है। ये जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको कहते हैं हिबाकुशा, ठीक है। इन एडिशन द जापान बेस्ड ग्रुप हैज बीन अ कंसिस्टेंट and vocal advocate for nuclear disarmament and a ban on atomic weapons। ये तो करती है वो सर्वाइवर्स के टेस्टिमोनियल्स या मेमोरीज को प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रिजर्व करके रखती है। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये वो वोकल एडवोकेट है। वोकल एडवोकेट है मतलब जोर से, पूरे जोर शोर से अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाती है। किस आवाज को, क्या डिमांड है उनकी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। मतलब डिसआर्मामेंट का मतलब आपके पास जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसे आपने बंद कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इनकी डिमांड ये भी है कि एक बैन लगाना चाहिए, किस चीज पे, एटॉमिक वेपन्स पे, क्योंकि इसके द्वारा जो नुकसान होता है वो इररिपेरेबल है, वो नहीं, यानी उसका कोई रिपेयर अवेलेबल नहीं है। There is of course a context to the prize। ये प्राइज देने के पीछे एक कंटेक्स्ट भी है। क्या कंटेक्स्ट है देखो, एंड इन द करंट मोमेंट with at least 2 devastating wars underway, the suffering of people on screen 24/7, there are crucial questions to be asked about the moral power of witnessing and remembering in ending mass violence। क्या कंटेक्स्ट है ये प्राइज देने के पीछे, कि अभी की जो सिचुएशन है करंट मूवमेंट में 2 डिवास्टेटिंग वॉर्स अभी चल रहे हैं, एक इजराइल और हमास में चल रहा है, दूसरी ओर रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि लोगों की जो सफरिंग है वो 24/7 अभी लोगों तक पहुंच रही है, दिख रही है, ठीक है। और ऐसे वक्त में कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशल क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, इसको मॉरल पावर ऑफ विटनेसिंग एंड रिमेंबरिंग, ये जो हमें दिख रहा है उसके बीच में देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, पूछे जाने चाहिए। किस लिए, कि ये जो मास वायलेंस हो रहा है ना, उसे एंड करने के लिए। तो एक तो हम विटनेस भी कर रहे हैं इन चीजों को और इसे हम रिमेंबर भी कर रहे हैं। तो ये जो मास वायलेंस है उसे एंड करने के लिए किया जाना चाहिए। इन अ बेयरली डिस्गाइज्ड रेफरेंस टू रशिया, देखो इन्होंने रेफरेंस दिया है किसका, रशिया को, डिस्गाइज्ड रेफरेंस यानी छुपा हुआ, बात में इन्होंने रशिया को कुछ तो भी संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके द्वारा नोबेल पीस प्राइज के जो नोबेल पीस प्राइज देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड, क्या नाम है उनका, जॉर्गन वॉटने फ्रेडनेस, चेयर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी।
ये संस्था है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये जो नोबेल पीस प्राइज देती है, इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? जॉर्गन वॉटने फ्रेडनेस। इन्होंने एक रेफरेंस दिया है, किसको रेफरेंस दिया है? किसको? रशिया के लिए इन्होंने एक बात कही है, भले ही छुपते हुए ये बात कही है, यानी छुपी हुई बात तो एक्चुअली रशिया के लिए है। क्या? इन अ वर्ल्ड रिडन विथ कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर न्यूक्लियर वेपन्स आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट, वी वांटेड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द न्यूक्लियर टैबू। एक ऐसे समय पे जब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा वॉर हो रहा है कि जिसमें ऐसी कंट्रीज इन्वॉल्व है जो न्यूक्लियर पावर्स है ना, इजराइल भी न्यूक्लियर पावर है, रशिया भी न्यूक्लियर पावर है, ऐसे समय पे हम इस चीज का इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि हमें स्ट्रेंथन और ताकत देनी चाहिए। किस चीज को? न्यूक्लियर टैबू को। कि न्यूक्लियर चीजें ये सोशली वर्जित है, अमान्य है, ऐसी चीजों को हमें ताकत देनी चाहिए, है ना, कि हमें अमान्य करना पड़ेगा न्यूक्लियर चीजों का रखना या उसका इस्तेमाल करना, राइट। तो इस चीज पे ये संस्था काम करती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनके पास में इनके दोस्त जो है वो है अमेरिका। अमेरिका ने ही खुद हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक किया था, और रशिया अभी तक उसने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उसके अगेंस्ट बोल रहे। अमेरिका के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलता, उन्होंने तो यूज किया है। सारा जो डिवोस्टेशन है वो उनकी वजह से है हुआ। आज तक ये न्यूक्लियर अटैक्स एक ही कंट्री ने किए आज तक, अमेरिका ने, लेकिन उनको कुछ कोई नहीं बोल रहा, है ना, दोगलापन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। सबसे पहले तो गाली उनको पढ़नी चाहिए कि तुमने इसको यूज क्यों किया था, है ना। दुनिया भर से पहली गाली उनको पढ़नी चाहिए, तुमने यूज किया ही क्यों, तुम्हारी वजह से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। ठीक है, चलो अभी लेट अस मूव ऑन टू दी सेकंड पार्ट। इसको पढ़ो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलो डन। अगर नहीं पढ़ना हुआ होगा ना तो पॉज कर लेना, फिर लेक्चर रिज्यूम करना। चलो इस पार्ट पे चलेंगे। यहां क्या दिया है? द डिवास्टेशन एट नागासाकी एंड हिरोशिमा एंड ऑफ द होलोकॉस्ट। अब ये हिरोशिमा नागासाकी तो ठीक है, ये तो आपको पता है। होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट मतलब जो नाजी जर्मन नाजी सरकार थी, हिटलर वाली जो सरकार थी, उन्होंने जर्मनी में ज्यूज के अगेंस्ट होलोकॉस्ट किया था। मतलब गैस चैम्बर्स वगैरह बना के निर्मम हत्याएं की थी ज्यूज की, उसे कहते हैं होलोकॉस्ट। जहां पे उन्हें गैस चैम्बर में भर भर कर रखा जाता था और फिर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और लोगों को मरने के लिए अंदर छोड़ दिया जाता, दैट इज होलोकॉस्ट। तो नागासाकी में जो हुआ, हिरोशिमा में जो हुआ, होलोकॉस्ट में जो हुआ, वेयर द ट्विन हॉरर्स दैट प्रूव्ड ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू परपिट्रेट द वर्स्ट सफरिंग ऑन इटसेल्फ।
इन 3 चीज़ों से क्या पता चलता है? इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया भर में हुई, लेकिन इन 3 चीज़ों के बारे में दुनिया को ज़्यादा पता है। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो एबिलिटी है खुद ही के ऊपर गुनाह करने की, है ना, खुद ही के ऊपर हम परपिट्रेट करते हैं, यानी खुद ही के ऊपर हम ये गुनाह करते हैं, ये हमारी एबिलिटी दिखाती है कि हम इतने बुरे हैं कि हम हमारे ही ऊपर, हमारे ही लोगों पे हम इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं। दे ऑल्सो बिकेम द बेसिस फॉर सेम्बलेंस ऑफ मोरालिटी, है ना, ये एक नैतिक, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता का दिखावा करने का भी ये एक बेस बन गया, उसका भी आधार बन गया बिटवीन एंड विद इन नेशन स्टेट्स, ना, नैतिकता का दिखावा करने का भी एक आधार बन गया अलग अलग स्टेट्स में, नेशन स्टेट्स में, एग्जेम्प्लीफाइड इन सम केसेस बाय यूएन चार्टर्स एंड पावरफुल स्लोगन्स लाइक न्यूक्लियर टैबू, नेवर फॉरगेट। ये इन जैसी चीज है, जैसे न्यूक्लियर टैबू जैसी चीज हो गई, नेवर फॉरगेट जैसी चीज हो गई, ये चीजें सामने लाकर यूनाइटेड नेशंस की चार्टर में ये इन सारी चीजों को ऐड करा के नैतिकता की बहुत दुहाई देने वाले लोग खुद इन चीजों को उन्होंने किया है। मतलब अमेरिका जैसा कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस में एक स्ट्रॉन्ग पावर है, वन ऑफ द वीटो पावर्स इन यूनाइटेड नेशंस, वो इन चीजों को इंक्लूड कराता है उसमें कि न्यूक्लियर टैबू होना चाहिए, नेवर फॉरगेट, इसे भूलना नहीं चाहिए, किया तुमने खुद ने है। In essence, the existential crisis brought on by the technologies of war and from dehumanizing people and communities was sought to be avoided by ensuring that the depravities were seen, remembered, the stories of those who suffered were heard. But is this enough? है ना, क्या हुआ है? अभी जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम में आया है, किसकी वजह से आया है? अभी किसकी वजह से आया है? ब्रॉट ऑन बाय द टेक्नोलॉजीज ऑफ वॉर। ये न्यूक्लियर अटैक क्या है? वॉर की एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, और कुछ है क्या? लड़ाई तो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक इज यानी ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है वॉर की, और डीह्यूमनाइजिंग पीपल एंड कम्युनिटीज इसके लिए यूज होने वाली, है ना। डीह्यूमनाइजिंग मतलब लोगों को, इस दुनिया को लोगों से दूर करने के लिए, लोगों को मारने के लिए यूज होने वाली टेक्निक, है ना, या कम्युनिटीज को मारने की टेक्निक, है ना, was sought to be avoided by ensuring that depravities were seen। ये जो इनके साथ बुरा हो रहा है वो दिखाने की जरूरत थी, दिखने की जरूरत थी, इसे याद रखना जरूरी था, इसकी स्टोरीज भी लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी, जिन्होंने सफर किया था उन्हें सुनने की भी जरूरत थी, who suffered had to be heard। पर ये सब करना इनफ है क्या, है ना? बट इज दिस इनफ? इससे हो जाएगा इतना सा? अगर ये सारी चीजें आपको जब पता चलेगी तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, ये बंद होना जरूरी है, ठीक। चलो नेक्स्ट, इधर क्या है अभी? इवन एज द प्राइज ऑनर्स द मेमोरीज ऑफ हिबाकुशा, देयर इज न्यू सेट ऑफ पीपल सफरिंग व्हाट इज बाउंड टू बी जनरेशनल ट्रॉमा। एक तरफ तो हम ये जो प्राइज दे रहे हैं इससे हम ऑनर कर रहे हैं कि उनकी जो यादें हैं, किसकी यादें? हिबाकुशा की। हिबाकुशा मतलब सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, इनकी जो यादें हैं उन्हें उनको हम ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ हम क्या देख रहे हैं कि आज पीपल अभी भी सफर हो रहे हैं, और उन पे जो अभी नुकसान हो रहा है वो एक जनरेशनल ट्रॉमा होने वाला है। ट्रॉमा का मतलब होता है दुख या दर्द, तो उनके लिए जो मानसिक आघात होता है उसे कहते हैं ट्रॉमा। तो कुछ लोगों के लिए अभी जो वॉर हो रहे हैं, फिर चाहे वो इजराइल गाजा में हो रहे होंगे, इजराइल हमास के बीच, या फिर इधर रशिया यूक्रेन में, वहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के जो विक्टिम्स हैं, उन पे जो वो मानसिक आघात अभी हो रहा है वो जनरेशंस तक रहेगा, आने वाले कई पीढ़ियों तक रहेगा। थाउजेंड्स आर बीइंग किल्ड, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, मेनी ऑफ देम चिल्ड्रन, अनलाइक द होलोकॉस्ट और इवन द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, है ना। बहुत सारे बच्चे भी मारे जा रहे हैं, इसमें महिला है, बच्चे हैं, बहुत सारी लोगों की डेथ हो रही है। और अनलाइक होलोकॉस्ट, जो होलोकॉस्ट में नहीं हुआ था, और इवन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के समय पे भी नहीं हुआ था, ऐसा क्या हुआ? द वॉर्स एंड किलिंग्स ऑफ टुडे आर विजिबल ग्लोबली। होलोकॉस्ट के वक्त दुनिया भर में ये खबर थी क्या? नहीं थी,
सब होने के बाद पता चला, है ना। इवन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ था तो उतना कवरेज नहीं था। आज मीडिया और सोशल मीडिया इसकी वजह से जो भी हो रहा है उसकी पल पल खबर दुनिया भर में ग्लोबली पहुंच रही है। विक्टिम्स शोइंग द वर्ल्ड देयर सफरिंग इन रियल टाइम। और मोबाइल सबके हाथ में होने की वजह से जो भी उनके साथ हो रहा है वो उसकी पल पल की जानकारी यानी रियल टाइम में वो लोगों से शेयर हो रही है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ गो थ्रू दी थर्ड पार्ट क्विकली। छोटा सा पार्ट है, जल्दी कर लो। ठीक है, डन। चलो गुड। हाँ, क्या दिया है इस पार्ट में? द लॉजिक ऑफ सिक्योरिटी एंड बॉर्डर्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इन सारी चीजों के पीछे कुछ तो लॉजिक है ना। पर वो किससे है? देखो क्या बोला है, सिक्योरिटी का, बॉर्डर्स का। यानी बॉर्डर्स क्यों होनी चाहिए, क्या जरूरत है बॉर्डर्स होने की, ऐसा। पावर क्यों होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए, ऑल ऑफ इट, ये सब अंडरपिन्ड बाय एन अमोरल रियल पॉलिटिक, है ना। ये जो रियल पॉलिटिक है इसकी वजह से ये अंडरपिन्ड है। अंडरपिन्ड का मतलब सपोर्टेड, है ना, किसी को सपोर्ट करना। तो अमोरल, वो भी अनैतिक जो रियल पॉलिटिक है, जो अभी सारी पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारा आधार है, इससे सपोर्टेड है ये सिक्योरिटी इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। अपीयर्स टू ट्रम्प द पावर ऑफ विटनेसिंग एंड रिमेंबरिंग। और ये जो सारी चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जो सोचने की, एक तो चीजों को विटनेस करने की, दूसरी चीज उन्हें याद रखने की, जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसे याद रखने की चीजों को अफेक्ट कर रहा है, उस पर एक्चुअली वो जीत रहा है, उससे ट्रम्प कर रहा है। मतलब टू ट्रम्प दी पावर का मतलब ये उसे उसके ऊपर जा रहा है, उससे जीत पा रहा है। द प्रिंसिपल एक्टर्स इन बोथ रशिया यूक्रेन एंड इजराइल पैलेस्टाइन सीम अनेबल टू टॉक टू ईच अदर। सबसे बड़ी बात, जो दो लोग लड़ रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन में रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन में इजराइल पैलेस्टाइन, ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। आपको जिनकी लड़ाई है वो तो बात तो नहीं कर रहा। तो वही हमारा जैसा देश जो भारत है, जो शांति प्रिय देश है, वो प्रयास कर रहा है कि बातचीत हो, मुद्दा बातचीत से सुलझे। विलिफिकेशन आफ्टर ऑल इज इजियर देन कन्वर्सेशन। एक दूसरे को गाली देना, निंदा करना, वो इजी है। किससे इजी है? इजियर देन कन्वर्सेशन। बातचीत करने से किसी को गाली दे देना, क्योंकि वो वन साइड होती है, दूसरे साइड को सुनने की जरूरत नहीं होती, एक साइड से गालियां बकते रहो, है ना। ये कर रहे हैं सब लोग। एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेंट टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर पीस। मतलब यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऐसी संस्था है जिन्होंने शांति के लिए फ्रेमवर्क देना जरूरी है। एंड निगोशिएशंस, है ना, इनके लिए भी फ्रेमवर्क देना जरूरी है। हैव फेल्ड टू रिफ्लेक्ट अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। और ये जो ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो रहा है, सिस्टम दुनिया भर में चेंज हो रही है, उसे रिफ्लेक्ट करने में, लोगों तक पहुंचाने में वो नाकामयाब रही है। द वर्क ऑफ ग्रुप्स लाइक निहान हिंदानक्यो
इज इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ। इन्होंने जो काम किया है निहान हिंदानग्यो ने वो बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट मस्ट ऑल्सो, बट इट्स इम्पॉर्टेंस मस्ट ऑल्सो बी इम्बाइब्ड। लेकिन इसका जो महत्व है उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है, इम्बाइब करने की ज़रूरत है, बाय दोज हु हैव देयर हैंड्स ऑन बटन हु कमांड द इंजन्स ऑफ वॉर। पर ये किसने आत्मसात करने की ज़रूरत है? उन लोगों ने एक्चुअली जो ये सारे वॉर्स को रिजल्ट दे रहे हैं, जिनके हाथ उन बटन्स पे है, जो वॉर करा रहे हैं दुनिया में। मतलब कौन? अब इनका कहना है कि वॉर कराने वाले हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इन दोनों के नाम लिए बिना कहा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से इन दो कंट्रीज में वॉर है। लेकिन देयर आर अदर एक्टर्स एज वेल जो दिखते नहीं लेकिन होते हैं, तो उन्होंने भी इसे इम्बाइब करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो, तो दिस इज व्हाट वी हैड इन दिस एडिटोरियल। निहान हिंदानग्यो, इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, चलो, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला 2024 में? सिंपल सा आंसर है, अभी बताया उसका आंसर। व्हाट डज हिबाकुशा रेफर टू? हिबाकुशा क्या है ये आपको बताना है। और फिर आपको एक वर्ड पूछा गया है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। उसके बाद है एक फ्रेज अंडरपिन्ड बाय, ये फ्रेज है, उसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर अटैक्स, होलोकॉस्ट एंड टुडेज वॉर्स? बीच में ऑथर ने एक जगह पे कहा है कि न्यूक्लियर अटैक्स, होलोकॉस्ट तो अलग था लेकिन अभी सिस्टम अलग है। तो वो क्या डिफरेंस बता रहे थे ऑथर, ये आपको बताना है। कल के जो आंसर्स थे वो आपके सामने हैं, CABAD, ये पिछली क्लास के आंसर्स है। इसे जरा क्रॉस चेक कर लेना अपने जो आंसर्स दिए हैं उससे। इन केस अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो गेट इन टच, पूछो, कॉल करो, पूछो कि क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, नाउ यू हैव पैराजंबल इन फ्रंट ऑफ यू। पिछला जो पैराजंबल था उसका सीक्वेंस आपको नीचे मिल जाएगा, FCBEDA। अभी आज का पैराजंबल आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन। तो आज यहीं रुकेंगे और कल मिलेंगे इसी समय पे। थैंक यू वेरी मच।